दोस्तों सुपर सिल्वर के 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया कंडक्टेड अ सिटीजन साइंस ड्राइवन एक्सरसाइज बाय वॉलंटियर्स ऑफ अ बर्ड वॉचिंग कम्युनिटी एंड क्रिएटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट ऑफ बर्ड एटलस। इंडिया का पहला स्टेट बर्ड एटलस कहाँ हुआ है? सो आंसर इज सी, केरला। भाई केरला अक्सर आगे रहता है हर चीज में, हर अच्छी चीज में। चलो देख लेते हैं, है ना। क्या हुआ है? केरला गेट्स इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस, केरला बर्ड एटलस, है ना। क्रिएटेड अ सॉलिड बेसलाइन डाटा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ द बर्ड स्पीसीज अक्रॉस ऑल मेजर हैबिटेट। जितने भी मेजर हैबिटेट है, वहां के जितने बर्ड्स है उसका एक डाटा इन्होंने बनाया है। एटलस जो है इट्स बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक सर्वे। सर्वे कैसे किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बर्ड्स का सर्वे कैसे किया जाता है, साल में 2 बार, ट्वाइस और 60 डेज, है ना, ईयर, ड्यूरिंग द वेट पीरियड एंड ड्राई पीरियड। 2 पीरियड होते हैं, वेट सीजन और ड्राई सीजन। वेट सीजन जुलाई टू सितंबर और ड्राई सीजन जनवरी टू मार्च। और ये डाटा कितना बनाया? पूरे 5 साल का, 2015 टू 2020। काफी कड़ी मेहनत के बाद ये बनाया। एंड इट अकाउंट्स फॉर नियरली 3 लाख रिकॉर्ड्स ऑफ 361 स्पीसीज। सोच लो कितना मेहनत ले आऊंगा। हाउ द बर्ड वॉचर्स आर बीइंग वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूटेड। Second question, the butter rot disease, 1 a bacterial disease, 2 occur on a coconut plant. Which of the above statement is or are correct? So answer is B. Answer is B, only 2, है ना। आंसर इज बी, ओनली 2। यानी ये कोकोनट प्लांट पर होता है, लेकिन ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं। तो ये कौन सी डिसीज है दोस्तों? इट्स अ फंगल डिसीज। न्यूज में इसलिए है, 2 स्पीसीज ऑफ फंगा एसोसिएटेड विद द बट रॉड और अ बेसल स्टेम रॉड ऑन अ कोकोनट, दैट इज अ कोकोस नुसिफेरा, है ना। ये साइंटिफिक नेम है कोकोनट का, ध्यान में रखो, कोकोस न्यूसिफेरा। इसके जो है ये देखो स्टेम पर ये ऐसे ऐसे ये फंगाई होते हैं, ध्यान में है ना। इट्स अ 2 न्यू स्पीसीज ऑफ फंगाई फ्रॉम अ जीनस गैनोडर्मा। गैनोडर्मा जीनस जो है, एक है केरालानाइज और दूसरा है सुडो अप्लांटम। ये दोनों अभी फाइंड आउट हो गए हैं। उसके अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं गैनोडर्मा विल्ट, कर्नाटका में इसको कहते हैं एना बेरोगा और तमिलनाडु में इसको कहते हैं तंजावर विल्ट। अब ये रूट्स को सबसे पहले कहां पे इसका हमला होता है? रूट्स को। ये देखो यहां पे ये दिख रहा है, इसको पूरा सड़ा डालता है वो। ओके, सिम्टम्स क्या दिखते हैं? डिस्कलरेशन एंड रॉटिंग ऑफ द स्टेम एंड लीव्स। बाद में फ्लावरिंग और नट से जो है इसको कम कर देते हैं और आखिरी में कोकोनट प्लांट को ये मार देता है। थर्ड क्वेश्चन, अ फी चार्ज टू द मर्चेंट्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट्स मेड थ्रू UPI, डिजिटल वैलेट, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड बाय बैंक एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स इज कॉल्ड एज। ये आपको सबको मालूम है भाई, है ना। आप अक्सर यूज करते रहते हो डिजिटल पेमेंट, बम खर्चा करते रहते हो मम्मी पापा का पैसा, तो उसमें आपको ये पक्का मालूम होना चाहिए कि फी जो चार्ज करते हैं मर्चेंट को वो क्या होता है ना। देख लेते हैं आंसर। आंसर इज ए मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR। न्यूज में क्यों है? रोल बैक ऑफ 0 मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऑन UPI रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट बाय द पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिमांड की है कि भाई ये जो 0 MDR रेजिम है इसको वापस ले लो भैया, हमारा नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 5,500 करोड़ ड्यू टू द 0 MDR। यानी कितना छपाई करते हैं आप देख सकते हो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। मोस्ट मर्चेंट्स हैव सेट अप द पेमेंट्स सर्विस फैसिलिटी एंड एग्री टू फी विच इज ऑफन बिटवीन 1 to 3%। ये फी रहती थी मर्चेंट अपना सेटअप बनाने के लिए, ये 0 हो गई है ना। द कॉस्ट इज चार्ज बाय द
acquirer banks whose customer made the payment and the card network provider such as a Visa, Mastercard, RuPay ये चार्ज करते हैं. It is applicable on a peer to merchant payment P2M. ये फिनोमेना है P2M ये ध्यान में रखो. ओके P2M में ये चलता है. ठीक है. It's a commercial transaction starting from the 1st January 2020. फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है स्क्रैप द MDR और इसकी वजह से ये लॉस हो रहा है. यूनियन कैबिनेट हैड रिसेंटली अप्रूव्ड अ पैकेज ऑफ, अब ये लॉस हो रहा है बैंक को तो उसके लिए एक पैकेज अप्रूव किया है ऑफ 1300 करोड़ टू रिम्बर्स है ना टू द बैंक्स एज कंपेंसेशन एंड टू बूस्ट द डिजिटल पेमेंट. Which of the following statement is not correct with regard to the international trade of India in the fiscal year 2021-22? A. Trade of India rising in tune with the global trade in both goods and services. 2. That is a B. Exports in the traditional sectors rising in the triple digit. कहाँ पे ट्रेडिशनल सेक्टर में ट्रिपल डिजिट एंड in a non-traditional sector in a double digit. C. Machinery, electronic goods, vegetable oil and chemicals were key contributors of higher imports. And D. Low trade deficit due to highest export earning due to the export of a generic medicine to the third world countries. हमने अभी छपाई भी कर लिया वैसे भी है ना जेनेरिक मेडिसिन में कोविड में. तो ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्शन नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया. आंसर इज डी. भाई ऐसे कुछ हमने कहा क्या नहीं है ना. ये ट्रेड डिफिसिट कम हो गया है किसे एक्सपोर्ट अर्निंग से, ऐसा नहीं हुआ है. तो 3 स्टेटमेंट्स हम थोड़ा देख लेते हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिटेल में. ट्रेड ऑफ इंडिया राइजिंग इन ट्यून विद द ग्लोबल ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड तो बढ़ गया भाई, ये खास बात है कि पैंडेमिक में भी हमारा ट्रेड बढ़ गया है. एक्सपोर्ट इन द ट्रेडिशनल सेक्टर्स राइजिंग इन द ट्रिपल डिजिट, यानी ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया, नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर में डबल डिजिट में बढ़ गया. और इंपोर्ट भी महंगा हो गया, लेकिन कौन से इसमें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड, वेजिटेबल ऑयल एंड केमिकल, ये ट्रेडिशनल इंपोर्ट्स नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल इंपोर्ट्स भी बढ़ गए हैं क्योंकि हमारी नीड्स भी थी और उसी वजह से है ना. ठीक है, चलो देख लेते न्यूज में. देखो बॉइंट एक्सपोर्ट बढ़ गया भाई बट अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस. क्यों? तो इंपोर्ट भी महंगा हो गया है भाई है ना. एक्सपोर्ट बढ़ा तो इंपोर्ट भी बढ़ा. एक्सपोर्ट जो है 50% के करीब बढ़ गया है, वैसे ही इंपोर्ट जो है 68.9% के करीब बढ़ गया, तो ऑब्वियसली ट्रेड डिफिसिट तो हो गया. ट्रेडिशनल जो एक्सपोर्ट है वो जबरदस्त बढ़ गया. देखो पेट्रोलियम में 152% और जेम्स एंड ज्वेलरी में 162%. टॉप मोस्ट ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जम से हो गया है. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आइटम जो है या कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट का सबसे ज्यादा हो गया है, तो ये ध्यान में रखो जेम्स एंड ज्वेलरी. नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट डबल डिजिट में, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स है वो 38.4, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है 34%, ऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो 27%. अब ट्रेडिशनल इंपोर्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गुड ये रहे हैं, लेकिन इस बार के फिस्कल ईयर में ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट किससे हो गया है? मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वेजिटेबल ऑयल, कोल और केमिकल्स, और इसी वजह से ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया. अब सर्विस ट्रेड जो है ये सरप्लस में है. ये अक्सर हम सरप्लस में रहते, थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन ये सरप्लस की वजह से उतना कुछ फायदा हुआ नहीं है. हाई ट्रेड डिफिसिट ये $40 to 45 बिलियन रहा ही है. लास्ट क्वेश्चन, द फूड सब्सिडी राइजिंग. फूड सब्सिडी कब बढ़ती है? 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, कौन से कंडीशन में फूड सब्सिडी बढ़ती है वो पूछा है. इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बट the central issue price fixed for a social welfare schemes not rise. यानी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती है इंक्रीज, लेकिन सेंट्रल इश्यू प्राइस जो है वो बढ़ती नहीं. दूसरा है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन कम हो जाती है एंड सेंट्रल इश्यू प्राइस फॉर वेलफेयर स्कीम डिक्रीज, वो भी कम हो जाती है, तब बढ़ेगी भाई है ना. अब तीसरा है बोथ इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन
एंड सेंट्रल इश्यू प्राइस फिक्स फॉर वेलफेयर स्कीम राइजिंग, दोनों बढ़ जाते हैं भाई। और लास्ट है डी, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन स्टैग्नेंट बट द सेंट्रल इश्यू प्राइस फिक्स फॉर वेलफेयर स्कीम राइजिंग। तो थोड़ा सा पजलिंग है, तो हमें पहले क्या मालूम होना चाहिए, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन क्या होता है और सेंट्रल इश्यू प्राइस क्या होता है ना। तो आंसर आ जाएगा, पहले आंसर देख लेते हैं। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए। क्या होता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है ना, लेकिन सेंट्रल इश्यू प्राइस जो है ये नहीं बढ़ी है, नॉट राइज। मतलब CIP जैसी की वैसी है और इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन जो है वो बढ़ गई है ना, ध्यान में रखो, है ना। क्या हो गया है कि एक तो इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जानी चाहिए, सेंट्रल इश्यू प्राइस नहीं बढ़ जानी चाहिए या कम हो जानी चाहिए। ये दो कंडीशन में फूड सब्सिडी बढ़ सकती है। देख लेते हैं क्या है। सो रेनिंग इन द सब्सिडी बिल आफ्टर फॉलिंग ऑफ सेवरल ईयर्स, फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी दोनों में जो है सिंस 2020-21 में बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गया है ना। हायर बिकॉज ऑफ हायर फूड प्रोक्यूरमेंट अमिड कोविड की वजह से हमें ज्यादा फूड प्राइस करना पड़ा और ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ गई करके हमारी फूड सब्सिडी, ये दो रीजन है, ध्यान में रखो। दिस आर द मेन रीजन कि फूड सब्सिडी क्यों बढ़ी, क्योंकि कोविड के वजह से हमें ज्यादा प्रोक्यूर करना पड़ा, क्योंकि हमें वेलफेयर स्कीम्स चलानी थी, जो माइग्रेंट्स वगैरह है, गरीब लोग है पेंडेमिक में, उनको सस्टेन करने के लिए। और दूसरा है ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ गई, इसलिए हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ गई। अब देख लेते हैं इशू क्या है। सेंट्रल इशू प्राइस इज अ प्राइस एट विच द गवर्नमेंट मेक्स अवेलेबल फूड ग्रेन्स फॉर बेनिफिशियरीज ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स, है ना। इसके लिए जो है फूड सेंट्रल इश्यू प्राइस होती है। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो क्या होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन प्रोक्यूर्ड बाय द FCI इज अ टोटल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फार्मर को दी जाती है, और बोनस यदि कुछ होता है तो पेड टू द फार्मर्स, प्लस प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो उसका रखरखाव करना है, गोडाउन में रखना है, उससे कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ चूहे वगैरह खा लेते, उसकी जो लॉस है, या डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रक्स वगैरह लगते हैं, ये सब कॉस्ट किस में आते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट में। ध्यान में रखो, सेंट्रल इश्यू प्राइस क्या है और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, ये दोनों का डिफरेंस इन द सेंस हमारे सब्सिडी बिल, है ना। FCI's इकोनॉमिक कॉस्ट हैज अ 3 मेन कंपोनेंट। कौन सा होता है इकोनॉमिक कॉस्ट में, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट होता है, प्रोक्यूरमेंट प्राइस होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। सो होप सो 5 क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ गए होंगे। चलो बाय, सी यू।